जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का कैनेट इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोग न्यूटन के थर्ड लॉ का 12 एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे, जिसमें पहला है चलने का केस, दूसरा है तैरने का केस, तीसरा है जब बंदूक से गोली निकलती है तब न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होता है। अगला है जब बैलून से हवा निकलती है तब वो किधर भागता है और क्यों भागता है, इसका केस। अगला है जब एरोप्लेन उड़ता है तो कैसे उड़ता है। अगला है जब रॉकेट उड़ता है तब कैसे उड़ता है। अगला है नाव और जहाज का केस, ये पानी में कैसे चलते हैं। अगला है होस पाइप, जब कोई कहीं आग लग जाती है तो जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं पानी से उसको बुझाते हैं, तो वो पाइप जो होता है वो पीछे ढकेलता है, क्यों ढकेलता है, ये सब आप पढ़ेंगे। और जब कोई घोड़ा किसी कार्ट को ले जा रहा होता है, किसी गाड़ी को ले जा रहा होता है, तब वहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होता है। इसके अलावा ये सब तो कांटेक्ट वाले थे, अब बिना कांटेक्ट वाले भी कुछ हैं, जैसे मैग्नेट और आयरन के बीच में ये न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होता है। कंघी और पेपर के बीच में कैसे अप्लाई होता है। इसके अलावा अगर कोई स्टोन ऊपर से गिर रहा है ज़मीन पे, तो धरती और स्टोन के बीच में न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होगा। 12 केस आज आप लोग अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों, कारण सहित और एक बेहतरीन नोट्स के साथ। आप लोगों को टॉपर बनने के लिए मात्र ये छोटा सा 2 काम करना है। पहला काम करना है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हम जो वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो इसी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नया पेज खुलेगा जिसमें ऑल लिखा हुआ है, इस आइकन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। और दूसरा काम क्या करना है प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्ले स्टोर से हमारा ऐप कैनेट इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर लेना है, जो कि इस तरह दिखेगा, इसमें हमारा लोगो लगा हुआ है, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद साइन अप कर लेना है, जिस पे हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक बहुत सारे कोर्स बहुत ही कम शुल्क में लॉन्च किए हैं, और आप इसे आसान भाषा में पढ़कर समझकर अपने क्लास के टॉपर बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, न्यूटन के थर्ड लॉ को आप ऐसे समझिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक आदमी एक गाय को खींच रहा है, तो यहाँ आदमी जो फोर्स लगा रहा है वो है एक्शन, और गाय इसे जो अपनी तरफ खींच रही है वो है रिएक्शन। तो इसे आप एक्शन और रिएक्शन कह सकते हैं, मगर इसमें एक शर्त ये है कि जब तक गाय और आदमी संतुलन की अवस्था में है, मतलब ना गाय आदमी को खींच पा रही है अपनी तरफ और ना आदमी गाय को अपनी तरफ खींच पा रहा है, मतलब दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है और कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप इसे न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल एक समझ सकते हैं। लेकिन इसमें जब आदमी ज़्यादा फोर्स लगा देगा तो गाय उसकी तरफ चली जाएगी, या जब गाय ज़्यादा फोर्स लगा देगी तो आदमी उसकी तरफ चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस समय संतुलन का केस नहीं रहेगा और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जब तक दोनों संतुलन में है तब तक न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, और आप कह सकते हैं कि दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो लिविंग का केस था जिसे आप आसानी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि फोर्स दूसरे तरफ से जो लग रहा है, जो रिएक्शन का फोर्स है, वो आप आसानी से यहाँ पे देख पा रहे हैं। मगर जब बात होती है नॉन लिविंग की, तो वहाँ पे जो रिएक्शन का फोर्स है वो हमें बहुत आसानी से नहीं दिखता, उसको दिमाग लगा के समझना पड़ता है। तो इस वजह से प्यारे बच्चों, कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और उनका कारण पूछा जाता है, जिसे जानना आपको बहुत ज़रूरी है। केवल एग्जाम्पल जानने से कुछ नहीं होगा, उनका कारण भी जानना है और उसका डिटेल भी आपको जानना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा नंबर पाएंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर। प्यारे बच्चों, आप एक कॉन्सेप्ट इसको समझिए, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे आगे।
प्यारे बच्चों यहाँ देखिए एक हेडिंग है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। मतलब जो एक्शन और रिएक्शन है ये दो अलग अलग बॉडीज में, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में अप्लाई होते हैं। अब इसको एक बार समझिए। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल, एक फिगर बनाया है। देखिए क्या है ये एक बॉक्स रखा है। ये एक बॉक्स है जो कहाँ रखा है, ज़मीन पर रखा है। तो यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है, ए सपोज ए बॉक्स इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। कोई एक बॉक्स है जो कि ग्राउंड पे रखा गया है। तो आगे लिख रहे हैं, द बॉक्स इज एग्जर्टिंग ए डाउनवर्ड फोर्स ऑफ इट्स वेट ऑन द ग्राउंड। मतलब इसका जो वजन है वो किधर लग रहा है प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ लग रहा है, ज़मीन पर लग रहा है। तो वजन भी क्या होता, फोर्स होता ही। इसे आप ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे अच्छे से, परेशान नहीं होना है। तो ये आगे बता रहे हैं कि द डाउनवर्ड वेट ऑफ द बॉक्स इज बैलेंस्ड बाई एन इक्वल अपवर्ड फोर्स सप्लाइड बाई द ग्राउंड। मतलब ये जो बॉक्स है जो नीचे की तरफ इसका जो वेट कार्य कर रहा है, जो फोर्स लगा रहा है, वो तो एक्शन हो गया। लेकिन धरती भी इसके अगेंस्ट इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, जो कि क्या है प्यारे बच्चों, रिएक्शन है। तो आपने देखा कि जो बॉक्स रखा गया है ज़मीन पर, ये धरती पे जो फोर्स लगा रहा है वो एक्शन हो गया, और कौन लगा रहा है, इसका वेट लगा रहा है, इसका जो वजन है। और धरती भी इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, जो कि रिएक्शन है। अब दोनों फोर्स प्यारे बच्चों क्या है, इक्वल हैं। अब ध्यान दीजिए, आगे इन्होंने यही बताया है कि कौन सा फोर्स क्या है, एक्शन है, और कौन सा फोर्स क्या है, रिएक्शन है। तो आगे देखिए, सिंस द बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेज। मतलब बॉक्स जो है ये इक्विलिब्रियम में है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, संतुलन की अवस्था में है। और इट नाइदर गोज अप नार गोज डाउन, ना तो ये ऊपर उठ रहा है और ना ही नीचे धंस रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन का फोर्स है ये क्या है प्यारे बच्चों, बॉक्स पर जो लग रहा है ये इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन। मतलब जो एक्शन का फोर्स है ये रिएक्शन के क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है ग्राउंड पर। तो इससे क्या पता चला, इट इज ओबियस दैट द एक्शन ऑफ द बॉक्स एक्ट ऑन द ग्राउंड एंड द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड एक्ट ऑन द बॉक्स, दस एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपने क्या देखा, ये देखा कि जो बॉक्स धरती पर फोर्स लगा रहा है वो एक्शन है, और जो धरती बॉक्स पर फोर्स लगा रही है वो रिएक्शन है। और दोनों अलग अलग जगहों पर लग रहे हैं, मतलब अलग अलग बॉडीज में, अलग अलग वस्तु में लग रहे हैं। एक धरती पर लग रहा है और एक बॉक्स में लग रहा है। तो इस हेडिंग से केवल इन्होंने इतना ही बताया है कि जो एक्शन और रिएक्शन है ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में लगते हैं, मतलब सेम ऑब्जेक्ट में नहीं लगते हैं। इसमें बहुत कॉमन सेंस है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक्शन लगा रहा है तो दूसरे पर लगा रहा होगा, या जब दूसरा रिएक्शन लगा रहा हो पहले पर लगा रहा होगा। तो ऐसे ही कॉमन सेंस में आप समझ लीजिए कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट में लग रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट में कैसे हो सकता है। तो आशा करते हैं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सम एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ये दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल इन्होंने लिया है वो लिया है कि हाउ डू वी वॉक, हम चलते कैसे हैं। तो ध्यान दीजिए, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आदमी जो है देखिए चल रहा है ना, तो यहीं से आपको समझना है। तो देखिए जब हम चलते हैं तो अपनी जो एड़ी है, देखिए ये वाला, जो ये वाली एड़ी है, इससे क्या करते हैं, ज़मीन को धक्का देते हैं। तो जब ज़मीन को धक्का देते हैं तो ज़मीन हमें धक्का देती है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों जो हम धक्का दे रहे हैं ये क्या है, फोर्स ऑन द ग्राउंड। नीचे देखिए लिखा हुआ है, ये फोर्स ऑन द ग्राउंड है, पीछे की तरफ लग रहा है। और ये किसका काम कर रहा है, एक्शन फोर्स है, ये एक्शन फोर्स। और जब ज़मीन हमारे पैर पर धक्का देती है तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स ऑन फुट। मतलब ज़मीन हमारे पैर पे धक्का दे रही है, और ये कौन सा फोर्स है, रिएक्शन का फोर्स है। तो ये हमें आगे की तरफ ढकेलती है। मतलब हम ज़मीन को पीछे की तरफ ढकेलते हैं तो ज़मीन हमें आगे की तरफ ढकेलती है, जिससे हम चल पाते हैं।
तो प्यारे बच्चों ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये हम कैसे चल पाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये पहला एग्जाम्पल है, अच्छे से आप समझ पाए होंगे। प्यारे बच्चों इसको और अच्छे से समझिए। अगर ग्राउंड आपका कुछ ऐसा हो कि जहाँ पे बर्फ़ रखी हो, ढेर सारा बर्फ़ रखा हो, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लेडीज़ जो है ये बर्फ़ पे चल रही हैं। तो बर्फ़ में आप बताइए, क्या जिस तरह ज़मीन पे चला जा रहा है आसानी से, क्या बर्फ़ में भी उतना आसानी से आप चल पाएंगे? बताइए। नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? इसको आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ध्यान से देखिए इसको। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ध्यान से, आगे लिख रहे हैं, इफ़ हाउ एवर द ग्राउंड इज स्लिपरी और इफ़ देयर इज ऑल आइस। अगर अपना जो ज़मीन है वो कैसा हो, स्लिपरी हो या फिर मतलब चिकना हो, और या फिर क्या हो, इसमें आइस बहुत सारे रखे गए हों, आइस से भरा हुआ हो। तो आगे लिख रहे हैं, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक। तो चलने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑन द स्लिपरी ग्राउंड और आइस द फ्रिक्शन इज मच लेस। अब यहाँ पे जो आदमी चल रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन प्यारे बच्चों ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से फोर्स एक्शन और रिएक्शन का प्रॉपर वर्क कर रहा है। कांटेक्ट में दोनों अच्छे से हैं। देखिए कांटेक्ट में जितने अच्छे से होंगे उतने ज़्यादा फ्रिक्शन लगने का चांस रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉपर कांटेक्ट नहीं रहता है पैरों में, पैरों और आइस के बीच में प्रॉपर कांटेक्ट नहीं रहता। इस वजह से यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या फ्रिक्शन लेस रहे। और जब फ्रिक्शन लेस है, मतलब फ्रिक्शन लेस कहने का मतलब यही है कि पैरों का ज़मीन के साथ प्रॉपर कांटेक्ट नहीं बन रहा है। तो जब नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, तो बी कैन नॉट एग्जर्ट ए बैकवर्ड एक्शन। तो हम ज़मीन को उतना अच्छे से ढकेल नहीं पाएंगे, और जो ग्राउंड है या आइस है, स्लिपरी ग्राउंड या आइस, वो हमारे पैरों को भी उतना अच्छे से आगे की तरफ नहीं ढकेल पाएगी, जिससे हम आगे बढ़ने में दिक्कत महसूस करेंगे और अच्छे से चल नहीं पाएंगे। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझिए कि जो ज़मीन है इस तरह, यहाँ पे क्या है, हमारे पैरों का कांटेक्ट ज़मीन से प्रॉपर बन पाता है, और इस वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी, मतलब फ्रिक्शन भी अच्छे से वर्क करता है, और हम अच्छे से ढकेल पाते हैं ज़मीन को, ज़मीन अच्छे से हमें ढकेल पाती है, और हम आसानी से चल पाते हैं। लेकिन जब ज़मीन ऐसा हो जाए जो स्लिपरी हो, या जिसमें आइस बहुत सारे बिखेरे गए हों या आइस भरे पड़े हों, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारे पैरों का कांटेक्ट आइस के सतह से उतना प्रॉपर हो नहीं पाएगा, जिससे हम बैकवर्ड फोर्स जो ढकेलते हैं ज़मीन को, वो अच्छे से लगा नहीं पाएंगे, और परिणाम स्वरूप वो ज़मीन भी, मतलब इस तरीके का जो सतह है, जो सरफेस है, वो भी हमारे पैरों को रिएक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा बढ़िया से, जिससे हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे और हमें चलने में क्या होगी, तकलीफ महसूस होगी। तो ये रहा प्यारे बच्चों, चलने के केस में न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे अप्लाई हो सकता है। अब प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं स्विमिंग का केस। देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक लेडी तैर रही है। तो यहाँ पे देखिए दो तीर आपस में अगल बगल बनाए गए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पहले में लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है ए पुश ऑफ स्विमर ऑन वाटर। मतलब पैरों से प्यारे बच्चों हम ज़मीन को क्या करते हैं, पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं एक्शन, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, पुश ऑफ वाटर ऑन स्विमर। तो इसमें क्या है, पुश ऑफ वाटर मतलब वाटर हमें आगे की तरफ ढकेल रही है। पुश ऑफ वाटर का मतलब जो वाटर का धक्का है स्विमर पर, तो ये कहाँ लग रहा है प्यारे बच्चों, ये इधर की तरफ लग रहा है। और जो स्विमर, जो तैरने वाला व्यक्ति है, ये अपने पैरों से पानी को जो ढकेल रहा है, ये इधर ढकेल रहा है। तो मतलब इधर की तरफ जो है, इसके पैरों की तरफ जो ये लगा रहा है, ये एक्शन हो गया, और जो वाटर इस पर लगा रही है आगे की तरफ, वो रिएक्शन हो गया। और इसी के द्वारा जो है आदमी तैरता है जब, तो पैरों से पानी को पीछे ढकेलता है, इसे एक्शन कहते हैं, और पानी जो है आदमी को आगे ढकेलती है, इसे रिएक्शन कहते हैं। और इसी एक्शन रिएक्शन के द्वारा आदमी नदी में तैर भी पाता है अच्छे से।
तो प्यारे बच्चों ये रहा न्यूटन का थर्ड लॉ, किसमें, तैरने के केस में। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्यारे बच्चों अगले एग्जाम्पल पर चलने से पहले आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक आप अगला एग्जाम्पल नहीं समझ पाएंगे। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, देखिए समझिए। इन्होंने लिखा है, प्लीज नोट दैट enough action and reaction forces are equal in magnitude। मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बस उनका क्या चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। बट दे डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सीलरेशन इन द टू बॉडीज ऑन व्हिच दे एक्ट। प्यारे बच्चों इनके कहने का मतलब ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। अगर डायरेक्शन को इग्नोर कर दिया जाए तो दोनों की जो वैल्यू होती है न्यूटन में वो क्या होती है, सेम होती है। तो इतना जानने के बाद आपके दिमाग में ये आएगा कि जब फोर्स दोनों तरफ सेम लग रहे हैं, भले ही वो अलग डायरेक्शन के हैं, तो इसका मतलब दोनों सेम एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस करेंगे। यही तो आपके दिमाग में आएगा कि जब फोर्स एक्शन और रिएक्शन का सेम मैग्नीट्यूड का होता है तो ये दोनों में एक्सीलरेशन मतलब दोनों में जो मोशन कराएंगे वो मोशन भी क्या कराएंगे, सेम कराएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो आगे इन्होंने इसका कारण दिया है, दिस इज बिकॉज द टू बॉडीज ऑन व्हिच एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट यूजुअली हैव डिफरेंट मासेज। अब ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं कि जिस पर एक्शन लगता है वो और जिस पर रिएक्शन लगता है वो, ये दोनों जो फोर्स होते हैं ये अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं और दोनों का मास बताइए क्या सेम होगा, नहीं सेम होगा, कुछ ना कुछ अंतर तो होगा ही। जब दोनों वस्तुओं का मास अलग अलग है तो भले ही दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन किसी को ज़्यादा एक्सीलरेट कर पाएगा, किसी को कम, मतलब किसी में ज़्यादा मोशन करा पाएगा, किसी में कम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर किस में ज़्यादा मोशन कराएगा, किस में कम मोशन कराएगा। तो प्यारे बच्चों जिसका मास कम होगा, ध्यान दीजिए, जिसका मास कम होगा उसमें अगर हम फोर्स लगाएंगे उतना ही तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, मतलब उसमें मोशन ज़्यादा होगा। और जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें उतना ही फोर्स लगाने पर कम एक्सीलरेशन होगा, मतलब मोशन कम होगा क्योंकि मास ज़्यादा है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम एक कोई छोटा पत्थर का टुकड़ा है और एक कोई बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, दोनों में हम मान लेते हैं 5-5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, छोटे पत्थर के टुकड़े में और बड़े पत्थर के टुकड़े में। तो आप मुझे बताइए दोनों में हम फोर्स तो सेम लगा रहे हैं, लेकिन कौन सा पत्थर का टुकड़ा ज़्यादा दूर तक जाएगा, कौन कम दूर तक जाएगा, ये आप मुझे खुद बताइए। तो अब आप समझ गए होंगे। तो आगे इन्होंने लिखा है, सो इसलिए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी मोर इन द बॉडी हैविंग लेस मास, whereas the acceleration produced will be less in the body having more mass। तो इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जिसका मास कम होगा उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा लगेगा और जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सीलरेशन कम लगेगा और परिणाम स्वरूप मोशन भी उसी हिसाब से होगा। तो दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, द रिकॉयल ऑफ गन ऑन फायरिंग। रिकॉयल ऑफ गन मीन्स, मतलब रिकॉयल ऑफ गन का मतलब क्या, ये बता रहे हैं कि सडन बैकवर्ड मूवमेंट और जर्क ऑफ गन व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है कि जब किसी गन से बंदूक की गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक जो झटका देती है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, शॉर्टकट में हम कह सकते हैं जर्क। क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जर्क कह सकते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है, सडन बैकवर्ड मूवमेंट, या इसी को और क्या कहते हैं, रिकॉयल ऑफ गन। तो इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों। अगला एग्जाम्पल यही है, देखिए यहाँ लिखा है, वाई द गन रिकॉयल्स।
तो गन जो है ये झटका क्यों देती है? तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये गोली जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहले बंदूक के अंदर थी, बोलिए हाँ या ना। तो ये बंदूक के अंदर थी, तो बंदूक का जब ट्रिगर दाबा गया तो इस पर क्या लगाया गया प्यारे बच्चों? फोर्स लगाया गया। आपने फोर्स लगाया बंदूक पर और बंदूक ने फोर्स किस पर लगाया? गोली पर। तो यहाँ बात बंदूक और गोली की होगी सिर्फ। तो आप देख रहे हैं बंदूक ने गोली पर क्या लगाया? फोर्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स ऑन बुलेट, मतलब गोली पर फोर्स लगाया जा रहा है। किसके द्वारा? बंदूक के द्वारा। अब वो बात अलग है कि आप लगा रहे हैं, लेकिन बंदूक जो है ये गोली निकालने के लिए क्या लगा रही है? गोली पर फोर्स लगा रही है। और ये कौन सा फोर्स है प्यारे बच्चों? एक्शन का फोर्स है। और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब बंदूक गोली पर फोर्स लगाएगी तो क्या गोली बंदूक पर फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यही है कि जहाँ भी एक्शन होता है वहाँ रिएक्शन जरूर होता है और उसका डायरेक्शन भी उल्टा होता है। तो प्यारे बच्चों गोली भी क्या करेगी? बंदूक पर फोर्स लगाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसे कौन सा फोर्स कहेंगे? रिएक्शन फोर्स कहेंगे। तो बताओ इस फोर्स की वजह से बंदूक किधर भागेगी? पीछे की तरफ भागेगी कि नहीं भागेगी? पीछे की तरफ भागेगी। तो बताइए झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? झटका लगेगा। प्यारे बच्चों आप इसे सुनकर अभी चौंकेंगे कि जितना फोर्स बंदूक गोली पर लगा रही है उतना ही फोर्स गोली बंदूक पर भी लगा रही है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि जब उतने फोर्स लगा रही है तो गोली तो बहुत दूर चली जा रही है, लेकिन बंदूक तो थोड़े पीछे हो रहा है, थोड़े झटका दे रहा है। तो क्या कारण है? तो अभी ऊपर जो बताया गया प्यारे बच्चों, ये सारा खेल मास का है। एक्शन और रिएक्शन जो इसमें लग रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब फोर्स की मात्रा सेम है, मगर गोली का मास कम होने की वजह से इसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा लगेगा और ये ज़्यादा दूर तक जाएगी। और बंदूक का मास ज़्यादा होने के कारण इसमें एक्सीलरेशन कम लगेगा और ये कम दूर जाएगी, मतलब ये गोली की इतना दूर नहीं जा पाएगी। इसमें केवल झटका लगेगा, अगर हम उसको थाम लिए तो बंदूक हमारे हाथ में ही रहेगी। तो इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो आगे लिखे हैं, मतलब यही समझना है आपको कि बंदूक का मास ज़्यादा होने के कारण ये आगे लिख रहे हैं इट मूव्स ओनली ए लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड, ये केवल थोड़ी दूर पीछे जाती है। गिव्स ए बैकवर्ड जर्क, और ये पीछे की तरफ थोड़ा झटका देती है। किक टू द शोल्डर ऑफ द गनमैन, तो उसके कंधे को क्या देगी? झटका देगी। द गन इज सेट टू हैव रिक्वायर्ड, तो इसे क्या कहा जाता है कि गन क्या कर रही है? रिक्वायर्ड कर रही है, मतलब झटका दे रही है। तो इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बस बंदूक वाले केस में आपको इतना समझना है कि जितना फोर्स बंदूक गोली पर लगा रही है उतना ही गोली बंदूक पर भी लगा रही है, मगर गोली का जो मास है वो कम है, इस वजह से ये ज़्यादा दूर चली जा रही है, और बंदूक का जो मास है ये ज़्यादा है, इसी वजह से ये कम पीछे जा रहा है, केवल एक झटका दे रहा है बस। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्यारे बच्चों अगला एग्जाम्पल है एरोप्लेन का। और एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं जो आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, एक बैलून लेना है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और बैलून में क्या भर देना है? हवा भर देना है, और उसका जो होल रहता है उसको पकड़े रहना है हवा भरने के बाद, और उसके बाद उसको अचानक छोड़ना है। तो जब आप छोड़ेंगे तो देखेंगे क्या कि जिस डायरेक्शन में उसका हवा निकल रहा है, बैलून का जो एयर है जिस डायरेक्शन में निकल रहा है, बैलून उसके अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। मतलब इसका हवा अगर इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ निकल रहा है तो बैलून का जो मोशन होगा वो किधर होगा? वो आगे की तरफ होगा। तो इसमें देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है प्यारे बच्चों कि जो एयर है,
एयर किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि एयर जब इधर जा रही है तो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। अब एयर भी क्या करेगा, बैलून को फोर्स लगाएगा, रिएक्शन का फोर्स लगाएगा। और ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में लगाएगा। जिसके वजह से प्यारे बच्चों बैलून क्या होगा, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने तो एयर का डायरेक्शन और बैलून का डायरेक्शन दोनों दे रखे हैं। यह है एयर का डायरेक्शन और यह है बैलून का डायरेक्शन। अब प्यारे बच्चों आगे आपको ये जानना है कि सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एरोप्लेन में और रॉकेट में। तो एरोप्लेन वाला केस समझिए प्यारे बच्चों, इसमें भी क्या होता है, पीछे की तरफ, यहाँ देख रहे हैं आप, पीछे की तरफ गैस निकलने के लिए क्या बनाए रहते हैं, एक नोजल बनाए रहते हैं बैक एंड पर, जिसमें से क्या होता है, गैस पीछे निकलती है, जिससे ये एरोप्लेन को आगे की तरफ पुश करती है और एरोप्लेन आगे बढ़ता है। एकदम ही गुब्बारे वाला कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों यहाँ भी अप्लाई होगा। तो एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों, द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट, मतलब जेट एरोप्लेन और रॉकेट का उड़ना। तो प्यारे बच्चों इसको समझिए कि जेट एरोप्लेन्स यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जो जेट एरोप्लेन है वो कौन सा प्रिंसिपल यूटिलाइज करता है, किसका, किस सिद्धांत का उपयोग करता है, एक्शन एंड रिएक्शन का। तो इसमें लिखा है इन द मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट द हॉट गैसेज, मतलब जो आधुनिक हवाई जहाज है उसमें क्या है, हॉट गैस मतलब गर्म गैसें, ऑब्टेन्ड बाय रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल, मतलब जो इसमें ईंधन जलता है, ईंधन के जलने से जो गर्म गैसें निकलती हैं, ये इसके बैक एंड से, यहाँ देखिए लिखा है ना रेयर एंड या बैक एंड, बैक एंड में एक होल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जेट नोजल कहते हैं। इसके रास्ते से प्यारे बच्चों पीछे की तरफ निकलती हैं और ऑफ द एयरक्राफ्ट एट ए ग्रेट स्पीड, मतलब बहुत हाई स्पीड से निकलती हैं। और इसी की वजह से मतलब ये क्या है, एक्शन हो गया। जो एरोप्लेन है वो जो गर्म गैसें निकाल रहा है पीछे की तरफ, वो क्या हो गया, एक्शन हो गया। ये एक्शन का फोर्स लग रहा है। अब परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये एरोप्लेन को किधर ढकेलेंगी, आगे की तरफ ढकेलेंगी। तो वही लिखा है द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ द बैकवर्ड गोइंग गैस, मतलब जो गैस पीछे जा रही है उसका जो रिएक्शन फोर्स है पुशेस द एयरक्राफ्ट, मतलब हवाई जहाज को क्या करेगा, फॉरवर्ड एट ए ग्रेट स्पीड, इसको कहाँ करेगा, आगे की तरफ ढकेलेगा। तो जिससे एरोप्लेन अपना कहाँ उड़ेगी, आगे उड़ेगी। तो प्यारे बच्चों ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं इसके नीचे वही बैलून वाला कॉन्सेप्ट दिया है। अब आपको समझना है प्यारे बच्चों रॉकेट वाला कॉन्सेप्ट। तो आप यहां देखिए रॉकेट में भी सेम कॉन्सेप्ट है। रॉकेट में भी क्या है, गैसें पीछे की तरफ निकल रही हैं। रॉकेट मतलब गैस को पीछे की तरफ जो निकाल रहा फोर्स लगा रहा है, ये कौन सा फोर्स हो गया, एक्शन का फोर्स। और परिणाम स्वरूप जो गैसें रॉकेट पर लगा रही हैं, रिएक्शन का फोर्स, जिसके वजह से रॉकेट आगे बढ़ पा रहा है। तो इन्होंने लिखा है द रॉकेट आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। इन ए रॉकेट द हॉट गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट ऑफ ए जेट एट द बॉटम ऑफ द रॉकेट एट वेरी हाई स्पीड, मतलब जो इसमें ईंधन जलता है उसके वजह से जो हॉट गैसेज निकलती हैं वो इसके पीछे के साइड से, मतलब बैक एंड से वेरी हाई स्पीड में बाहर निकलती हैं। तो जिससे क्या होता है प्यारे बच्चों, द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑफ द डाउनवर्ड गोइंग गैसेज पुशेस द रॉकेट अपवर्ड, मतलब जो नीचे की तरफ गैस निकल रही है ये रिएक्शन फोर्स कहाँ लगाती है, रॉकेट पर ऊपर की तरफ लगाती है।
तो जिससे क्या होता है, अच्छा वेरी हाई स्पीड से सारा काम हो रहा है, तो जब हाई स्पीड से गैस पीछे जा रही है तो इसी हाई स्पीड से ये रॉकेट को किधर भेजेगी, ऊपर भेजेगी। तो आगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये प्यारे बच्चों कि प्लीज़ नोट दैट ए रॉकेट कैन प्रोपेल इटसेल्फ इवन इन वैक्यूम। कह रहे हैं कि जो रॉकेट है ये वैक्यूम में भी उड़ सकता है, वैक्यूम में भी चल सकता है। वैक्यूम क्या होता है, एक ऐसा स्पेस जहाँ एयर ना हो। तो प्यारे बच्चों ये आगे लिख रहे हैं बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एयर फॉर ऑब्टेनिंग अपलिफ्ट और फॉर बर्निंग इट्स फ्यूल। मतलब ये कह रहे हैं कि इसको ऊपर उठने के लिए एयर की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसको फ्यूल जलाने के लिए एयर की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो केमिकल फ्यूल होते हैं वो अलग टैंक में होते हैं, ऑक्सीजन अलग टैंक में होता है और दोनों मिक्स किए जाते हैं तब जलता है। तो इसके लिए जो है ऑक्सीजन का सप्लाई तो वहाँ हो ही रहा है, तो इसके लिए बाहर से एयर की ज़रूरत नहीं। इस वजह से रॉकेट क्या होता है, वैक्यूम में भी चल सकता है। लेकिन आपको समझना ये है कि दिस इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ जेट एयरक्राफ्ट। लेकिन एयरक्राफ्ट जो जेट एयरक्राफ्ट होता है उसमें ये केस अप्लाई नहीं हो सकता है, मतलब उसकी वर्किंग थोड़ा अलग है, वो वैक्यूम में नहीं चल सकता है। वही आगे लिखे हैं ए जेट एयरक्राफ्ट कैन नॉट फ्लाई इन आउटर स्पेस वेयर देयर इज नो एयर। जहाँ एयर नहीं होता है वहाँ ये चल नहीं सकता है। लेकिन ये जो रॉकेट है ये वहाँ भी उड़ सकता है, चल सकता है, क्योंकि इसको आगे बढ़ने के लिए एयर की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसके फ्यूल को जलाने के लिए भी एयर की ज़रूरत है। इसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर ऑलरेडी फिट होता है। तो ये रहा प्यारे बच्चों रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, न्यूटन के थर्ड लॉ से, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन से जुड़ा हुआ है। तो आशा करते हैं ये आपके समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट फिर भी अगर आपके मन में क्रिएट रहती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और मैं उसे एकदम डिटेल में बताने का कोशिश करूंगा, जिससे आसान भाषा में आप समझ पाएंगे। तो पूछने के लिए प्यारे बच्चों हिचकिचाइएगा नहीं, जो भी डाउट होगा पूछिएगा। और आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक का भी नाम आप सजेस्ट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कठिन से कठिन टॉपिक को भी आसान भाषा में आप लोगों को समझा सकूँ। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए अगला केस क्या है, अगला केस है बोट एंड शिप वाला केस, मतलब नाव और पानी की जहाज वाला केस है। ये एग्जाम्पल आपको समझना है अच्छे से। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए बता रहे हैं कि ये एक नाव खेता हुआ आदमी है, ये अपने पतवार से पानी को कहाँ ढकेल रहा है, पीछे ढकेल रहा है, और पानी इसको कहाँ ढकेल रही है, आगे। मतलब ये पतवार से जो पानी पे फोर्स लगा रहा है वो हो गया एक्शन, और पानी जो नाव को आगे की तरफ ढकेल रही है वो हो गया रिएक्शन। तो जिससे नाव क्या होती है, बढ़ पाती है आगे और चल पाती है। और ये जितने स्ट्रांगली पानी को पीछे ढकेलेगा उतने स्ट्रांगली पानी नाव को आगे ढकेलेगी। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी कि नाव जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कैसे पानी में चल पाती है। तो ये लिख रहे हैं प्यारे बच्चों देखिए ड्यूरिंग द रोइंग ऑफ ए बोट, जब नाव को चलाया जाता है, द बोट मैन पुशेज द वाटर बैकवर्ड विथ ओर्स। मतलब जो पानी है तो ये अपने पतवार से नाविक क्या करता है, उसको पीछे ढकेलता है। तो द वाटर एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट पुश ऑन द बोट। तो पानी क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आगे के डायरेक्शन में नाव को ढकेलती है। तो व्हिच मेक्स द बोट मूव फॉरवर्ड, जिससे नाव आगे बढ़ता है। तो अब आगे देखिए इन फैक्ट हार्डर द बोट मैन पुशेज बैक द वाटर विथ ओर। जितना ही मजबूती से, मतलब जितना ताकत लगा के जो नाविक है वो पानी को पीछे ढकेलेगा अपने पतवार से, ग्रेटर इज द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर। मतलब उतना ही तेजी से जो पानी है वो नाव को किधर ढकेलेगी, आगे ढकेलेगी। एंड फास्टर द बोट मूव्स फॉरवर्ड, और उतनी ही तेज़ी से नाव जो है आगे की तरफ बढ़ेगी। तो बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। अब देखिए एक दो कॉन्सेप्ट और इसी से जुड़ा हुआ। कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई आदमी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं एक आदमी जो है ये नाव से क्या कर रहा, उतर रहा है। तो जब आप नाव जब किनारे पर पहुँचती है और आप उतरने लगते हैं तो इससे होता क्या है, जैसे ही आप नाव से पैर उठा के ज़मीन पे रखते हैं
तो नाव थोड़ा पीछे खिसक जाती है पानी में। पानी में कहाँ खिसक जाती है? पीछे। देखिए ये खिसक रही है इस तरफ। तो इसमें होता क्या है प्यारे बच्चों कि जब आप ज़मीन पे पैर रखते हैं तो अपने पैर से, देखिए अपने पैर से नाव को धक्का दे रहे हैं ना, अपने पैर से क्या कर रहे हैं? नाव को धक्का दे रहे हैं। ये कौन सा फोर्स है प्यारे बच्चों? ये है एक्शन का फोर्स। जब आप नाव पर से ज़मीन पर उतरते हैं तो अपने पैर से नाव को धक्का देते हैं, जिससे नाव क्या होती है? वो थोड़ा पीछे खिसक जाती है। और परिणाम स्वरूप, अच्छा इससे फ़ायदा क्या मिलता है? तो इससे होता ये है कि जब नाव पीछे खिसकती है तो आप पर भी फोर्स लगाती है। जब आप पर फोर्स लगाती है तो उसी वजह से आप इधर आ पाते हैं। मतलब जो नाव का रिएक्शन फोर्स है उसके वजह से आप उतर पाते हैं, नहीं तो उतरे नहीं पाएंगे। ज़मीन पे पैर आपका पड़ेगा ही, नाव पर रह जाएगा। मतलब अगर नाव को आप पीछे नहीं ढकेलेंगे तो आप आगे ज़मीन पर बढ़ ही नहीं पाएंगे। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत अच्छा। ऐसे ही एकदम सेम कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, जब हम ज़मीन से नाव पर पैर रखते हैं, मतलब हम नाव पे चढ़ने जाते हैं, तब क्या होता है? तो जब हम नाव पे चढ़ने जाते हैं प्यारे बच्चों, तो जब नाव पे हम पहले बैठते हैं और बैठने के बाद जो पतवार होता है ना, पतवार से हम जो किनारा होता है, ज़मीन जहाँ होती है, ज़मीन को धक्का देते हैं। मतलब जब हमें नाव पे बैठ के नाव चलाना होता है तो सबसे पहले नाव पे हम क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद जो पतवार होता है उससे हम जो ज़मीन होता है नदी के किनारे, उसको हम थोड़ा सा धक्का देते हैं। तो परिणाम स्वरूप ज़मीन भी पतवार पर अपना क्या लगाता है? धक्का लगाता है। तो पतवार चूँकि जुड़ा है किससे? नाव से जुड़ा है। आप नाव पे बैठे हैं तो नाव को कहाँ ढकेलेगा? आगे ढकेलेगा। तो जिससे नाव क्या होती है? वो नदी में आगे खिसकती है। तो ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बातें हैं, ये जल्दी से कोई समझाता नहीं है प्यारे बच्चों। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है इसमें कि जब हम नाव पर चढ़ते हैं तो, और जब नाव से उतरते हैं तो दोनों समय क्या होता है? न्यूटन का तीसरा नियम, मतलब एक्शन और रिएक्शन लगता है। जब हम नाव से उतरते हैं तो नाव को धक्का देते हैं, और जिससे नाव हमें धक्का देती है और हम ज़मीन पे पहुंच पाते हैं। और जब हम नाव पे चढ़ते हैं तो पहले नाव पे बैठ जाते हैं और उसके बाद आप पतवार से ज़मीन को धक्का देते हैं, जिससे ज़मीन नाव को धक्का देती है और नाव आगे बढ़ती है। अब इसी को प्यारे बच्चों जो इन्होंने लिखा है, वर्ड में लिखा है, उसको समझना है कि ये जो बात हम बोल रहे हैं ये इन्होंने लिखा क्या है। तो प्यारे बच्चों आगे देखिए, तो इन्होंने लिखा है, ये दोनों बातें इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है देखिए, इट इज़ ए कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन ए मैन जंप्स आउट ऑफ ए बोट टू द बैंक ऑफ द रिवर। मतलब जब आदमी जंप करता है नाव से, कहाँ? नदी के किनारे पर, तो द बोट मूव्स बैकवर्ड अवे फ्रॉम हिम। तो नाव कहाँ चली जाती है? जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नाव पानी में पीछे खिसक जाती है, क्योंकि हमने उसे धक्का दिया है और उसी के फलस्वरूप हम आगे बढ़ पाए हैं। जैसे हमने चलने वाला केस बताया था, जब हम ज़मीन को धक्का देते हैं तो ज़मीन हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, आगे ढकेलती है। तो वही केस यहाँ पर भी है। तो प्यारे बच्चों आगे देखिए, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट टू स्टेप आउट ऑफ द बोट। मतलब अगर हमें बोट से नीचे उतरना है, द मैन प्रेस द बोट विथ हिज फुट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आदमी को अपने पैरों से नाव को पीछे ढकेलना होगा। तो जो ये पीछे ढकेलेगा ये हो गया एक्शन, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो अब ये इससे क्या होगा? नाव हमें आगे ढकेलेगी और कौन सा फोर्स लगाएगी? रिएक्शन का फोर्स। द पुश ऑफ द मैन ऑन द बोट इज द एक्शन, वही जो भी हमने बताया। और द बोट एग्जर्ट एन इक्वल फोर्स ऑन द मैन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम नाव किधर जा रही है? पीछे जा रही है। तो ये जो रिएक्शन फोर्स लगाएगी, इससे आदमी किधर जाएगा? ये आगे जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देखिए बना हुआ है, लिखा हुआ है, व्हिच इनेबल्स हिम टू मूव फॉरवर्ड, जिससे आदमी आगे बढ़ पाता है।
दिस फोर्स एग्जर्टेड बाय द बोट ऑन द मैन इज रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन का फोर्स है, जो आदमी बोट पर लगा रहा था वो एक्शन का फोर्स था। सिंस द बोट इज फ्लोटिंग, और इस तरीके से बोट जो है वो पानी में तैरने लगती है। एंड नॉट फिक्स्ड, और एक जगह फिक्स नहीं रहती है। इट मूव्स बैकवर्ड, ये पीछे चली जाती है। ड्यू टू द एक्शन फोर्स एग्जर्टेड बाय द मैन, जो आदमी ने अपने पैर से लगाया था उसके वजह से। तो ये प्यारे बच्चों रहा कौन सा केस, जब हम नाव से उतरते हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चों जब हम नाव पे चढ़ते हैं उस समय क्या होता है। तो आगे ये लिख रहे हैं कि अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट व्हेन ए बोटमैन वांट्स टू टेक द बोट अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर। तो जब नाव किनारे पर होती है और उसको उस किनारे से नाव को बीच धारा में ले जाना होता है तो क्या करता है बोटमैन। तो आगे लिख रहे हैं ही सिट्स इन द बोट, तो ये नाव पे बैठ जाता है, जो कि नाव किनारे खड़ी है उस नाव पे जाके बोटमैन क्या करता है, बैठ जाता है। एंड पुशेज द रिवर बैंक विथ हिज ओर, और जो किनारा होता है नदी का जहाँ ज़मीन होती है उस ज़मीन को ये अपने पतवार से क्या करता है, धक्का देता है। तो जब धक्का देता है व्हेन द बोटमैन एग्जर्ट्स ए फोर्स ऑफ एक्शन ऑन द बैंक विथ हिज ओर, मतलब अपने पतवार से जब वो नदी के किनारा जो होता है उसको धक्का देता है तो बैंक मतलब किनारा भी क्या करता है, ज़मीन भी क्या करता है, बैंक एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन, तो वो ज़मीन भी क्या करता है, रिएक्शन फोर्स लगाता है ऑन द बोट, नाव पर। सो द बोट मूव्स अवे फ्रॉम द बैंक, और इस तरह जो है जो नाव है वो नदी के किनारे से चलता है, किस तरफ, बीच धारा की तरफ चलता है, मतलब नदी में आगे बढ़ता है, उससे जो बैंक है किनारा है उससे दूर चलता है। तो ये बात प्यारे बच्चों आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों ये रहा किसका केस, नाव का केस, जिसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट आपको बताया। पहला, नाव नदी में चलती कैसी है, और दूसरा, जब हम नाव से उतरते हैं तब क्या होता है, और जब नाव पे चढ़ते हैं तब कैसे उसको आगे ले जाते हैं नाव को। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई था प्यारे बच्चों, न्यूटन का एक्शन एंड रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला एग्जाम्पल क्या है। प्यारे बच्चों अगला एग्जाम्पल है द केस ऑफ होज पाइप। तो प्यारे बच्चों होज पाइप क्या होता है, आप लोग घर में टिल्लू वगैरह चलाते ही हैं या समरसेबुल आप चलाते हैं, तो पाइप रहता है, उस पाइप से बहुत सारे काम करते हैं, जैसे सिंचाई करना हो गया, फूल वगैरह को पानी दे रहे हैं, या इसके अलावा कहीं पर आप कोई चीज़ धुल रहे हैं। तो इससे आप एक चीज़ ये देखे होंगे कि ये जो पाइप होता है जब पानी निकलता है इसमें आगे की तरफ, तो ये पाइप पीछे धक्का देता है, क्योंकि जो पानी आगे जा रहा है तो वो पीछे धक्का देगा, क्योंकि मोटर की वजह से पानी को आगे फेंका जा रहा है। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों एक्शन फोर्स, और जो पानी आगे जा रहा है वो अपना रिएक्शन फोर्स किधर लगाएगा, पीछे की तरफ लगाएगा, जिससे पाइप पीछे भागने लगेगी और हमें उसे क्या करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो वही चीज़ ये लिख रहे हैं। व्हेन फायरमैन, मतलब कहीं अगर आग लगी होती है तो जो फायरमैन होते हैं टैंक लेकर जाते हैं तो वो भी यही काम करते हैं, पाइप से जो है क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। तो पाइप जो है पीछे झटका देती है जिससे उसे अच्छे से थामना पड़ता है। तो वही लिखे हैं कि व्हेन फायरमैन आर डायरेक्टिंग ए पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन द फायर फ्रॉम ए होस पाइप। तो जो होस पाइप होता है उससे जब ये फायर पर पानी छोड़ते हैं तो क्या होता है, जब आग पर पानी छोड़ते हैं तो क्या होता है, दे हैव टू होल्ड द होस पाइप स्ट्रांगली। तो पाइप को बहुत स्ट्रांगली पकड़ना पड़ता है, वही जो हमने अभी बताया आपको, बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड, क्योंकि ये पीछे भागती है। तो द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द होस पाइप इज ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ वाटर रसिंग थ्रो इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट ए ग्रेट स्पीड। क्योंकि पानी ग्रेट स्पीड से आगे जा रहा है, इसीलिए ग्रेट स्पीड से होस पाइप को कहाँ ढकेलेगा, पीछे ढकेलेगा, और उसे थामने के लिए हमें अच्छे से मजबूती से पकड़ना पड़ेगा जोर लगाकर। तो इतनी बात प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई। इसमें भी एक्शन एंड रिएक्शन का फोर्स छुपा हुआ है। अब प्यारे बच्चों अगला जो एग्जाम्पल है वो है घोड़ा गाड़ी का। तो अगला एग्जाम्पल क्या देखिए इन्होंने लिखा है,
द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट। मतलब कोई घोड़ा क्या कर रहा है, गाड़ी खींच रहा है। देखिए एक मार्केट में ये सीन यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको समझना ये है कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा है, वो आपको जानना है कि ये जो घोड़ा है, ध्यान दीजिए, ये जो घोड़ा है और ये जो गाड़ी है, तो इस गाड़ी में देखिए एक चक्का भी लगा हुआ है, यहाँ नीचे एक चक्का लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये जो चक्का है ये ज़मीन से टच है और ज़मीन के बीच में और चक्के के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, घर्षण बल काम करता है। समझ पा रहे हैं इतना? तो जिससे क्या होता है कि अगर इस गाड़ी पर अगर थोड़ा सा फोर्स लगाया जाए तो गाड़ी हिलेगी नहीं। और कब तक नहीं हिलेगी? जब तक इस पर इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स ना लगा दिया जाए, तब तक ये गाड़ी हिलेगी नहीं। तो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जब घोड़ा गाड़ी को खींचने की कोशिश करता है, थोड़ा सा फोर्स लगाता है तो गाड़ी हिलती नहीं है। इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब क्यों नहीं हिलती है? क्योंकि जो गाड़ी का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है और घोड़ा उतना फोर्स लगा नहीं पा रहा है। इतनी बात सबके समझ में आ गई? तो घोड़ा क्या करता है, घोड़ा दिमाग लगाता है। तो जब जानता आप खींच नहीं पा रहे हैं तो ये अपने पैरों को क्या कर लेता है, थोड़ा टेढ़ा कर लेता है। देखिए टेढ़ा है ना, तो टेढ़ा करके ये कर क्या रहा है, ये ज़मीन को धक्का देता है। मतलब जब ये खड़ा था और गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहा था तो खींच नहीं पाया, तो इसीलिए इसने दिमाग लगा। अच्छा क्यों नहीं खींच पाया? क्योंकि उतना फोर्स लगा नहीं पा रहा था जितना कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। जब तक उससे ज़्यादा फोर्स लगाएगा नहीं, गाड़ी को खींच पाएगा नहीं। तो इसने दिमाग ये लगाया कि पैरों को हल्का सा टेढ़ा किया और टेढ़ा करने के बाद अपने पैरों से ज़मीन को ढकेल रहा है। तो जब ज़मीन को ढकेला तो भैया ज़मीन इस पर भी तो रिएक्शन फोर्स लगाएगी। इसने ज़मीन पर जब एक्शन फोर्स लगाया तो ज़मीन ने इस पर रिएक्शन फोर्स लगाया। जब रिएक्शन फोर्स लगाएगा तो इसको आगे ढकेलेगा कि नहीं? ढकेलेगा। तो भैया तो जब इसको आगे ढकेलेगा तो बताओ अब घोड़ा गाड़ी पर ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा कि नहीं? लगा पाएगा। और जब ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो बताइए गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब आप कहेंगे बढ़ेगी सर। तो यहाँ पे आपने पहले ये देखा कि घोड़ा जब शुरुआत में फोर्स लगा रहा था तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि इसका जो फ्रिक्शन फोर्स था ज़मीन के साथ वो ज़्यादा था और घोड़ा उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा था। लेकिन बाद में घोड़े ने अपना पैर तिरछा किया और ज़मीन को ढकेलना शुरू किया, तो ज़मीन ने इसको ढकेलना आगे की तरफ शुरू किया, रिएक्शन फोर्स लगाया इस पर, तो जिससे घोड़ा आगे बढ़ा और घोड़े के साथ साथ गाड़ी भी आगे बढ़ी। तो इसी बात को प्यारे बच्चों इन्होंने थ्योरी में लिखा है, इसको समझना है आपको। तो लिखा इन्होंने द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट। ये कौन सा केस है? जब घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है। तो लेट अस अप्लाई द थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन टू द सिचुएशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट। तो आगे लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द हॉर्स एग्जर्ट सम फोर्स ऑन द कार्ट। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो घोड़ा है ये गाड़ी पर क्या कर रहा है, थोड़ा फोर्स लगा रहा है। एंड द कार्ट एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द हॉर्स। और ये जो गाड़ी है ये भी घोड़े पर उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। मतलब घोड़ा जो है गाड़ी को आगे की तरफ खींच रहा है तो गाड़ी जो है घोड़े को पीछे की तरफ खींच रही है। एट द फर्स्ट ग्लेंस इट सीम्स दैट फोर्स बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट। और इस तरीके से दोनों का फोर्स कैंसिल हो जा रहा है और ये कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। एंड हेंस द कार्ट वुड नॉट मूव। और इससे क्या होगा, जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर से समझिए प्यारे बच्चों, घोड़े ने गाड़ी पर फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स? एक्शन का फोर्स। और परिणाम स्वरूप गाड़ी ने भी घोड़े पर लगाया रिएक्शन का फोर्स। अब दोनों का फोर्स अपोजिट है, मतलब घोड़ा आगे की तरफ खींचना चाहता है, गाड़ी घोड़े को पीछे की तरफ खींचना चाहती है, और दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है और हो गया कैंसिल, और गाड़ी भैया अपने जगह से हिली नहीं। फिर आगे क्या चमत्कार हुआ देखिए, बट इट शुड बी नोटेड दैट इट इज ओनली द फोर्स ऑन द कार्ट व्हिच डिटरमाइंस वेदर द कार्ट विल मूव और नॉट। मतलब ये वही फोर्स हो सकता है जो गाड़ी को आगे की तरफ खींच सकता है। कौन सा फोर्स? तो आगे लिख रहे हैं, दैट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द कार्ट ऑन द हॉर्स अफेक्ट्स द हॉर्स एलोन। मतलब ये कह रहे हैं कि जो गाड़ी है
वो अकेले ही केवल फोर्स लगा रही है किस पर, घोड़े पर, लेकिन घोड़े के पास चांस है भैया और तरीका अप्लाई करने का, वही जो अभी हमने पैरों वाला कॉन्सेप्ट बताया। तो आगे लिख रहे हैं कि दस इफ़ द हार्स इज एबल टू अप्लाई एनफ फोर्स टू ओवरकम द फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये घोड़ा कुछ दिमाग लगा के कुछ मेहनत करके अगर कुछ ज़्यादा फोर्स गाड़ी पर लगा दे तभी गाड़ी भैया आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगी। तो वही बता रहे हैं आगे कि द कार्ट विल मूव, मतलब तभी आगे बढ़ेगी जब इसके फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स घोड़ा लगा पाएगा तब। तो वही आगे लिख रहे हैं सो टू मेक द कार्ट मूव द हार्स बेंड्स, तो इसीलिए गाड़ी को आगे खींचने के लिए घोड़ा थोड़ा सा मुड़ जाता है। अच्छा, मुड़ के करता क्या है, ज़मीन को ढकेलता है। तो आगे ये क्या लिख रहे हैं इसको आपको देखना है। तो बेंड फॉरवर्ड, तो मतलब घोड़ा जो है आगे की तरफ झुक जाता है। पुशेज द ग्राउंड विथ हिज फीट, मतलब अपने पैरों से ज़मीन को ढकेलता है। व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द बैकवर्ड पुश, मतलब जब ये पीछे ढकेलता है तो ज़मीन इसको आगे ढकेलती है। ऑफ द हार्स इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द व्हील, मतलब जो गाड़ी का चक्का है अब क्या हो गया, उस पर ज़्यादा फोर्स इसने लगा दिया, किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। मतलब जो चक्के, गाड़ी के चक्के का फ्रिक्शन फोर्स है ज़मीन पे लग रहा है, उससे ज़्यादा फोर्स अब घोड़े ने लगा दिया। तो अब कार्ट क्या होगा, मूव करेगा। ये बात मैं आपको अभी इसके पहले ही समझा चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों ये अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा इसमें किस तरह अप्लाई होगा न्यूटन का थर्ड लॉ। अब प्यारे बच्चों हमने कहा था कि ये सब कौन से कॉन्सेप्ट हैं, ये सब कांटेक्ट फोर्स वाले कॉन्सेप्ट हैं जिसमें फोर्स एक दूसरे के टच में आता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन अब क्या होगा प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल में न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है जहाँ पे एक दूसरे के कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं। जैसा कि आप जो है फोर्स वाले कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, देखिए पहले तो ये जान लीजिए क्या लिखे हैं, इसको एक बार देख लीजिए। तो इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विच ईच अदर, मतलब अभी तक आपने जो एग्जाम्पल देखा उसमें दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती थी। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट टू बॉडीज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर ओनली व्हेन दे आर इन कांटेक्ट, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब दो वस्तु आपस में कांटेक्ट में आए तभी उनमें एक्शन और रिएक्शन का फोर्स लगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आगे लिख रहे हैं इन सम केसेस द टू बॉडीज कैन आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर इवन व्हेन दे आर नॉट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, मतलब ऐसे समय भी फोर्स एक्शन और रिएक्शन का लग सकता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो। तो 10 इस प्रकार द इंटरेक्शन कैन आल्सो टेक प्लेस इवन व्हेन द टू बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट, और तब भी जो इंटरेक्शन हो सकता है मतलब फोर्स लग सकता है जब ये कांटेक्ट में ना हो। इन ऑल सच केसेज द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इन केस में भी न्यूटन का थर्ड लॉ पूर्णतया फॉलो होगा और ये जो एक्शन और रिएक्शन का फोर्स है ये इक्वल एंड अपोजिट इसमें भी होगी। तो प्यारे बच्चों अभी ये एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले मैग्नेट का एग्जाम्पल लेते हैं, लोहा और चुंबक की कहानी। तो प्यारे बच्चों ए मैग्नेट कैन इंटरेक्ट विथ ए पीस ऑफ आयरन एंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन इट इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, मतलब लोहा चुंबक पर फोर्स लगाता है, वो भले ही उसके कांटेक्ट में नहीं लगाता है क्योंकि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो प्यारे बच्चों न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैग्नेट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन आयरन पीस एंड द आयरन पीस एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द मैग्नेट। तो प्यारे बच्चों ये बताना चाहते हैं कि जो चुंबक है वो लोहे पर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स लोहा भी किस पर लगाएगा, चुंबक पर लगाएगा, और दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर भी पूरी तरह फॉलो होगा। तो आगे लिख रहे हैं
द इंटरेक्शन बिटवीन, अच्छा ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल था। अब कौन सा एग्जाम्पल उठाए हैं? अब उठाए हैं कि अगर कोई कंघी है, मतलब किसी कंघी को आप बाल में अपने थोड़ा देर रगड़ लीजिए और रगड़ने के बाद अगर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए तो उसको क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। कारण ये है कि उसमें चार्ज आ जाता है। जब कंघी को आप बाल में रगड़ लेते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिकली चार्जड हो जाती है और अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल को अपने तरफ खींचने की कैपेसिटी इसके अंदर जनरेट हो जाती है। तो वही बता रहे हैं, इलेक्ट्रिकली चार्जड कम्ब, मतलब कंघी बाल में आपने रगड़ के इसे चार्ज कर लिया है। अब आगे क्या कर रहे हैं? एंड पीस ऑफ पेपर आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम ए डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी पर अगर कुछ छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखे हैं तो ये क्या करती है? उसको अट्रैक्ट करती है। तो आगे लिख रहे हैं, द इलेक्ट्रिकली चार्जड कम्ब एंड द पीस ऑफ पेपर एक्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, मतलब जितना कंघी कागज़ के टुकड़ों पर फोर्स लगाएगी उतना ही कागज़ के टुकड़े कंघी पर फोर्स लगाएंगे। लेकिन आपके मन में फिर एक डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि सर ये बताइए, फिर ऐसे केस में कागज़ का टुकड़ा ही क्यों खींचा चला आता है, कंघी क्यों नहीं खींची चली जाती है? भैया वही गन वाला केस है। कागज़ के टुकड़े का मास कम है तो उसमें ज़्यादा एक्सीलरेशन आभास होगा, मतलब ज़्यादा मोशन होगा। अब कंघी का मास ज़्यादा है उसकी अपेक्षा, तो कागज़ जो है उसको ज़्यादा खींच नहीं पाएगा। दोनों फोर्स बराबर लगाएंगे लेकिन मास कम ज़्यादा होने की वजह से दोनों में एक्सीलरेशन क्या होगा? अलग अलग होगा। जिसका मास कम है उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, मोशन ज़्यादा होगा, और जिसका मास ज़्यादा है उसमें एक्सीलरेशन कम होगा, मतलब मोशन कम होगा। इस वजह से ऐसे केस में जिसका हल्का मास रहता है वही खींचता है ज़्यादा, वही ज़्यादा मूव होता है। ये तो केस रहा किसका? कंघी और कागज़ के टुकड़े का। अब तीसरा एग्जाम्पल उठाते हैं प्यारे बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो आगे क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों? द इंटरेक्शन बिटवीन ए फॉलिंग स्टोन एंड द अर्थ आल्सो टेक्स प्लेस दो दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मतलब जब कोई पत्थर का टुकड़ा ज़मीन पर गिर रहा होता है ऊपर से, तो ज़मीन और पत्थर के टुकड़े के बीच में थोड़ा गैप होता है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। और ये आगे लिख रहे हैं, एंड द टू फोर्सेज कम इनटू प्ले, और भले ही दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है लेकिन दो फोर्स यहाँ भी कार्य कर रहा है। क्या क्या देखिए, वाइल द अर्थ पुल्स द स्टोन्स डाउनवर्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जब धरती स्टोन को ग्रेविटी के कारण, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी तरफ खींच रही है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया? एक्शन का फोर्स हो गया। तो ये बता रहे हैं कि द स्टोन आल्सो पुल्स द अर्थ टुवार्ड्स इटसेल्फ, तो पत्थर का टुकड़ा भी धरती को अपनी तरफ खींच रहा है। तो बात वही है अभी हमने जो इसके पहले बताया था, यह धरती का मास ज़्यादा, इसको हिला नहीं पाएगा क्योंकि जिसका मास ज़्यादा होता है उसमें मोशन कम होता है, और चूंकि स्टोन छोटा सा है, जब छोटा सा है तो उसमें मोशन ज़्यादा होगा, इसीलिए वो गिरता हुआ चला रहा है। विथ एन इक्वल फोर्स, मतलब पत्थर का टुकड़ा भी उतने फोर्स लगा रहा है प्यारे बच्चों जितना कि धरती लगा रही है। बात समझ पा रहे हैं? ये न्यूटन के थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मास के कम ज़्यादा होने की वजह से मामला गड़बड़ हो जा रहा है। तो आगे क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों कि इट शुड बी क्लियर बाय नाउ दैट वी कैन नॉट थिंक ऑफ ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स, मतलब ये इतने सारे एग्जाम्पल आपने देख लिया तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ गया होगा कि धरती पे कोई सिंगल फोर्स नहीं लग सकता है। अगर कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा, मतलब अगर आप एक्शन का फोर्स कहीं ना कहीं लगाएंगे तो परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ रिएक्शन का फोर्स भी जनरेट होगा, मतलब अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो आगे क्या लिख रहे हैं, फॉर एवरी फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मतलब हर फोर्स का कोई ना कोई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, जिसे हम कौन सा फोर्स कहते हैं? रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो वही आगे लिख रहे हैं, इन अदर वर्ड द फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर, मतलब फोर्स जहाँ भी लगते हैं पेयर में लगते हैं, एक होता है एक्शन और दूसरा होता है रिएक्शन। तो आगे लिख रहे हैं कि एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंसर्न्स दीज पेयर ऑफ फोर्सेज, जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो इन्हीं पेयर ऑफ फोर्सेज को डील करता है, इन्हीं का स्टडी कराता है।
तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों, हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको एक एक बारीकी समझाया जाए ताकि आप एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएँ। और केवल स्कूल का एग्ज़ाम ही नहीं, ब्रह्मांड के आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा ना, तो क्वेश्चन चाहे जैसे घुमाया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि सर जैसे आप पढ़ा रहे हैं ऐसे ही नोट्स बनवा देते तो बड़ा अच्छा रहता, तो प्यारे बच्चों ये सब मैं कर रहा हूँ। अब आप नहीं जानते हैं, लेकिन नोट्स का काम, एनसीईआरटी रीडिंग का काम, जैसे इसको समझा रहा हूँ ऐसे एनसीईआरटी रीडिंग का काम, ये सब चल रहा है प्यारे बच्चों हमारे ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत मामूली सा शुल्क रखे हैं, आप अच्छे से आसान भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे और समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाएंगे। और हो सकता है कि आप थोड़ा सा मेहनत करें तो क्लास में आप अच्छे लोगों को टक्कर दे दें और क्लास में नंबर 1 पोजीशन आए। तो ये मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपके बस का है, बस केवल आपको हिम्मत बांधना है। मैं आपके साथ हूँ। अगर आप महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं कृष्ण बनकर आपके साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हूँ। बस गुरु दक्षिणा के रूप में हमारा भी जीवन यापन चलता रहे, एक मामूली सा शुल्क रखा है। प्यारे बच्चों, मुझे नहीं पता कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों का जो फीडबैक है वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि क्या आपको ये सब टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसा भी फीडबैक हो दीजिएगा। आपके फीडबैक का प्यारे बच्चों तहे दिल से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। और आपका प्यार मोहब्बत ऐसे ही बना रहे। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आपके फीडबैक का तहे दिल से प्यारे बच्चों मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।